बहुत समय पहले सुंदर नगर नाम के एक छोटे से गांव में पवन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था और सुंदर नगर के बददिमाग मुखिया बलवंत सिंह किसानों को देख कर के जलता था, जबकि वही गरीब लोग पवन को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पवन हर दिन दुखी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक बार मुखिया बलवंत सिंह लगान वसूल करने सुंदर नगर आया और एक बुजुर्ग किसान से बोला, क्यों बे ससुरे, फसल काट कर बेच दिया। लगान के पैसे कौन देगा तेरा बाप? क्षमा करो माई बाप, पिछले महीने बेटी की शादी में बहुत खर्चा हो गया, मगर मैं पाई पाई चुका दूंगा आपका साहब। अबे बेटी का विवाह करने की जरूरत ही क्या थी, जब लगान के पैसे ही पास नहीं थे। अरे कालू, इसे मार मार के इसका आलू बना दे, हड्डी पसली तोड़ दे इसकी। देखता हूँ कैसे नहीं देता लगान के पैसे। हाय मर गया, कोई मुझे बचाओ साहब, मुझे मत मारिए, मत मारिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। अरे कोई मुझे बचाओ, हे भगवान कोई तो मुझे बचाओ। बलवंत सिंह कमजोर बुजुर्ग किसान किशनलाल को जाने कब से अपने आदमियों से पिटवा रहा था। तभी एक आवाज आई, ठहरिए ठहरिए, रुकिए, मारना बंद कीजिए। किशनलाल चाचा के लगान के पैसे मैं दे देता हूँ, यह लीजिए। तुम कौन हो? मेरा नाम है पवन। सुंदर नगर में सबसे ज्यादा लगान आपको मेरे ही जरिए दी जाती है मालिक। किशन लाल का लगान भला हम तुमसे क्यों लें? हमें क्या भिखारी समझा है? नहीं मालिक, वह क्या है कि आप किशनलाल चाचा को मार रहे थे, इसीलिए हमें दया आ गई। क्या कहा? दया आ गई? बड़ा दयालु बनता है तू। क्या समझता है दया क्या हम नहीं कर सकते? जा बे किशन लाल, भाग जा, हमने तेरे लगान के पैसे माफ किए। बहुत बहुत धन्यवाद माई बाप। अब मुखिया बलवंत सिंह का गुस्सा पवन पर पड़ा। क्या रे पवन, बहुत पैसा हो गया है तेरे पास, बेवकूफ खाल खींच लूंगा तेरी। अगर फिर कभी किसी की चिंता फिक्र पर तरस खाया तो जा, भाग जा यहाँ से। बलवंत सिंह का भयंकर क्रोध देख पवन ने वहां से खिसक लेने में ही सलामती समझी। जब वो चला गया तो कालू बोला, एक बात बोलूं मालिक, यह पवन कोई मोहताज नहीं है, बड़े पैसे हैं इसके पास, इसलिए फ्री में लोगों को बांटता रहता है और सबसे आशीर्वाद पाता रहता है। मुखिया बलवंत सिंह बोला, पवन को ठन ठन पवन ना बना दिया तो मेरा नाम भी मुखिया बलवंत नहीं। और मन ही मन में यह ठाना कि पवन को बिल्कुल कंगाल बनाना है। मुखिया बलवंत सिंह ने अपने आदमियों के साथ सुंदर नगर जाने की तैयारी की, लेकिन पवन भी किसी से कम नहीं था। मुखिया बलवंत सिंह मुझसे गुस्सा हो गया है, वह कभी भी किसी ना किसी तरीके से मुझे मारने की योजना करेगा, मुझे सतर्क रहना होगा। सुंदर नगर के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था। पवन जंगल में पहुंचा और जाल बिछाकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। और जैसे कि पवन को विश्वास था कि कुछ लोमड़ी अचानक उस तरफ आ निकली और जाल में रखे ताजे ताजे फलों को देख उनमें से 3 लोमड़ियां लालच के मारे उन जाल में फंस गई और तीनों लोमड़ियों को जंगल के बाहर खड़ी अपनी बैलगाड़ी में डालकर पवन अपने घर पहुंचा। पवन ने तीनों लोमड़ी को अपने घर के पीछे अलग अलग बांध दिया। उधर मुखिया बलवंत सिंह ने पवन को मारने की योजना बना ली थी और एक दिन वे अपने बहुत से आदमियों के साथ पवन के घर जा पहुंचा। और उसे बुलाने लगा। अरे ओ पवन, बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठा है रे?
घर के अंदर मौजूद पवन ने जैसे ही मुखिया बलवंत सिंह के गुस्से से भरी आवाज सुनी, पवन ने उसी समय अपनी मां को बताया और एक लोमड़ी को साथ लेकर घर के पीछे के द्वार से अपने घर से निकल गया। पवन के बाहर जाते ही उसकी मां घर से बाहर आई और बोली, राम राम मालिक साहब, कैसे दर्शन दिए हम जैसे गरीबों के घर। अरे पवन कहाँ है? बुलाओ उसे बाहर। वो तो खेत में होगा मालिक साहब, सुबह से रात तक खेतों में ही काम करता रहता है। खेत में? लेकिन अभी तो हम उधर से ही आ रहे हैं, तब तो वो वहाँ नहीं था। आपने ध्यान से देखा नहीं होगा मालिक साहब, या फिर वो नालायक किसी पेड़ पर पड़ा सो रहा होगा। चलो कालू, उसे खेत में ही चलकर पीटते हैं। मुखिया बलवंत सिंह पवन को खोजते हुए उसके खेत में भी पहुंचा तो अचंभों में पड़ गया। लोमड़ी और पवन। अरे ये पवन ने इस लोमड़ी को खेत में क्यों बांध रखा है? पवन ने एक पेड़ की छाव में बैठा था। मुखिया बलवंत सिंह कुछ ही समय में उसके पास पहुंचा। अरे मुखिया जी, आप लगान के पैसे तो आप पिछली बार ले गए थे। तेरे खेतों में 500 मन गेहूं, 600 मन धान हुआ था और तूने क्या दिया हमें? 100 मन गेहूं और 40 मन धान। ठीक ही तो दिया मुखिया जी। आराम से आप फसल का 30वां हिस्सा ही लगान में लेते हैं। चुप कर। नाला कायदा छोटे किसानों के लिए है, जिनके खेतों में फसल सिर्फ 5 दर मन ही होते हैं। तो जैसे बड़े किसानों से लगान में फसल का आधा हिस्सा लिया जाएगा, यह हमारा आखिरी फैसला है। इस बार तो मुखिया बलवंत सिंह की बात सुनकर पवन के होश उड़ गए। फिर वह निराश होकर बोला, आपका फैसला सराखों पर मालिक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। मालिक, हम तो प्रजा है आपके, मगर अन्य दाता, अगर आप सब लोग मुझ गरीब के घर भोजन के लिए चले तो बड़ी मेहरबानी होगी मालिक। दोपहर के खाने का समय होने वाला है और भूख भी लग रही है। मुखिया बलवंत सिंह बोला, अरे भूख तो नहीं है हमें, मगर तुम बहुत जिद कर रहे हो तो तुम्हारे मेहमान नवाजी को स्वीकार करते हैं। तुरंत ही पवन ने पेड़ से बंधी अपनी लोमड़ी को खोला और उसके गले से रस्सी खोलकर बोला, जाओ मेरे प्यारे लोमड़ी, जाओ और घर जाते हुए जंगली मुर्गा पकड़कर लेती जाओ। घर पहुंचकर माँ से कहना खूब स्वादिष्ट खाना बनाए, खीर, पूड़ी, हलवा, छोले चावल सब कुछ बनाकर रखे। आज मुखिया जी हमारे घर आ रहे हैं। अरे पवन, ये कर रहे हो? अरे पवन, लोमड़ी भाग जाएगी। तभी पवन ने बोला, भाग जाएगी तब तो और अच्छा होगा। माँ को जल्दी खबर मिल जाएगी और हमें खाने के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। लगता है पागल हो गए हो तुम। एक लोमड़ी जिसे तुमने पेड़ में रस्सी से बांध रखा था, इस तरह खुला छोड़ने के बाद तुम क्या समझते हो तुम्हारे पास वापस लौट आएगी? लोमड़ी जैसे चालाक जानवर को भी कुत्ता समझ रखा है। मालिक, मेरी लोमड़ी कुत्ते से भी बढ़कर है। मेरे पास जो सबसे कीमती चीज है उनमें से यह भी एक है। लोमड़ी और कीमती, तुम्हारी बात सुनकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। उसके बाद मुखिया बलवंत सिंह और उसके आदमी जब पवन के साथ उसके घर पहुंचे तो पवन की माँ ने दरवाजा खोला। अरे आप लोग आ गए, अंदर आइए, मैं भी खाना बना लिया है। उस दिन मुखिया बलवंत सिंह और उसके आदमी पवन के यहाँ खूब स्वाद ले लेकर खाना खाते हैं। भाई वाह, मुर्गी, खीर, पूड़ी, चावल, छोले, सब कुछ बेहद स्वादिष्ट बना है। पवन, मगर वह तुम्हारी लोमड़ी नहीं दिखाई दे रही। जरा दिखाओ तो वो कहाँ है? पहले लोमड़ी तो पवन के छोड़ते ही जंगल की ओर भाग गई थी, लेकिन जब पवन दूसरी लोमड़ी को लेकर मुखिया बलवंत सिंह के सामने आया तो बलवंत सिंह बोला,
वह तुम्हारी लोमड़ी तो बड़े काम की है क्यों ना? पवन, तुम उसे मुझे बेच दो। नहीं नहीं मालिक, यह लोमड़ी मेरे लिए बेहद अधिक कीमती है। इसे मैं कदापि नहीं बेच सकता। क्या बकवास करते हो? लोमड़ी तुम्हें बेचनी ही होगी, यह हमारा आदेश है। बदले में हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। मालिक, आपका आदेश तो मैं टाल नहीं सकता, लेकिन यह लोमड़ी मैंने एक बाबा से अपनी जिंदगी भर की इकट्ठी की गई जमा पूंजी देकर खरीदी थी। पूरे 2000 सोने के सिक्के दिए थे मैंने। इस लोमड़ी के बदले इतने सिक्के भला आप मुझे कहां से दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकेंगे? हमें क्या तुमने गरीब समझा है? 2000 सोने के सिक्के हमरे लिए कौन सी बड़ी बात है? ये लो, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। क्यों नहीं दे सकेंगे? हमें क्या तुमने गरीब समझा है? 2000 सोने के सिक्के हमरे लिए कौन सी बड़ी बात है? ये लो, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। धन्यवाद माई बाप, एक दया और बनाए रखें। मुझ जैसे गरीब पर लगान का कुछ ना बढ़ाएं। वैसे भी आप मुझसे अधिक लगान लेंगे तो गांव वाले आपको बेरहम अत्याचारी कहेंगे, और ऐसा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगेगा ना। ठीक है, ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली है, अब तो खुश हो जाओ। 2000 सोने के सिक्के देखकर एक मामूली लोमड़ी लेकर मन ही मन खुशी से रमते झूमते मुखिया बलवंत सिंह वहां से चला गया और सोचने लगा, अब इस लोमड़ी के दम पर मैं अपने यार दोस्तों में अच्छा रोब जमा सकूंगा। अगले दिन जब मुखिया की बैठक में उसके यार दोस्त जब बातें कर रहे होते हैं तो मुखिया बोला, तुम लोगों को नहीं पता, ये लोमड़ी बड़ी ही काम की चीज है। तभी उसके दोस्त बोले, यह बदबूदार लोमड़ी है, भला क्या काम की होगी? देखना चाहते हो तो देखो, मैं तुम्हें अभी लोमड़ी के कारनामे दिखाता हूँ। मुखिया बलवंत सिंह तुरंत लोमड़ी के निकट आया और लोमड़ी को गले के रस्सी को खोल के बोला, जाओ मेरे प्यारे लोमड़ी, कुछ जंगली मुर्गियां पकड़कर मेरे घर ले जाओ और मेरी पत्नी से कहना कि पूरी चावल छोले तैयार करके रखे। मुखिया बलवंत सिंह ने लोमड़ी को जैसे ही रस्सी से खोला, लोमड़ी ने छलांग लगाई और एक ही छलांग में वह बाहर चली गई। अब देखना तुम लोग इस लोमड़ी के कारनामे। मुखिया बलवंत सिंह ने कुछ देर बाद अपने दोस्त के साथ अपने घर की ओर चला गया और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, सब कुछ तैयार हो गया है ना? उसकी पत्नी बोली, सब कुछ क्या तैयार हो गया है? अरे वो मेरी लोमड़ी मुर्गियां लेकर आई होगी और उसने तुमसे कुछ बनाने को भी कहा होगा। वह सब बनाया तुमने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो जी। तो क्या लोमड़ी तुम्हारे पास नहीं आई? लोमड़ी तो क्या कोई कुत्ता भी नहीं आया है? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। नहीं छोड़ूंगा उस पवन को, उसने मुझे बेवकूफ बनाकर लूट लिया। गुस्से से मुखिया बलवंत सिंह उसी समय अपने आदमियों के साथ पवन की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए सुंदर नगर की ओर चल पड़ा।
पवन उसी समय खाना खा रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी। बाहर निकल भिखारी। मुखिया बलवंत सिंह के गुस्से से भरी आवाज सुनकर पवन घर से बाहर आया। क्या बात है? क्यों गुस्से से लाल पीले हो रहे हो मुझ जैसे गरीब पर? अबे ओ पवन के बच्चे, मैं अभी तो तुझे मजा चखाता हूँ। निकाल मेरे 2000 सोने के सिक्के। क्या कह रहे हो मालिक? वह सब पैसा तो मैं खर्च कर चुका हूँ। क्या मेरा सारा पैसा खर्चा कर दिया? और हाँ, आपकी लोमड़ी मेरे पास भाग आई है, इसे ले जाइए। कल आपने इसे मटर की दाल और आलू का पराठा नहीं खिलाया, इसलिए बड़ी क्रोधित है। क्या मटर की दाल और आलू का पराठा? हाँ, शायद मैं आपको बताना भूल गया था कि इस कामगिरी लोमड़ी को एक प्लेट मटर की दाल और आलू का पराठा रोज खिलाना जरूरी है। यही इसका खाना है। इतनी जरूरी बात तुम कैसे भूल गए हमें? क्या 3 प्लेट मटर की दाल और आलू की 5-5 पराठे इसे रोज खिला देंगे? अरे नहीं नहीं मालिक, इतनी खर्च करने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी को रोज बस उसकी खुराक पर खिला दीजिए, फिर देखिए इसके कारनामे। बलवंत सिंह सोचने लगा। अरे मैं तो बेकार पवन पर नाराज हो रहा था। ये तो मेरा पूरा शुभचिंतक है। और फिर मुखिया बलवंत सिंह को पवन ने अपनी आखिरी और तीसरी लोमड़ी लाकर दे दी, तो वह एक बार फिर बेवकूफ बना। खुशी खुशी लोमड़ी को साथ लेकर लौट। वैसे पवन तो लोमड़ी को रोज मांस खिलाया करता था, लेकिन मुखिया बलवंत सिंह ने उसे एक दिन लोमड़ी के लिए विशेष रूप से मटर की दाल और आलू का पराठा बनवाया और ले आया उसे खिलाने। उसे रोज मांस खाने की आदत थी। लोमड़ी चने की दाल और पराठा अपने सामने देखकर क्रोधित हो उठी, जबकि मुखिया बलवंत सिंह ने कुछ और ही समझा। अच्छा, समझा तो बंधी हुई है, इसलिए नाराज हो रही है। अभी तुझे खोल देता हूँ। मुखिया बलवंत सिंह ने लोमड़ी को जैसे ही रस्सी से खोला, लोमड़ी में पड़ी रस्सी सहित छलांग लगाकर भाग गई। अरे कोई रोको, पकड़ो पकड़ो लालू। लालू कहाँ हो? जब तक मुखिया बलवंत सिंह के आदमी वहां आए, तब तक लोमड़ी भाग चुकी थी। आपने बुलाया मालिक? अरे बेवकूफ हो, अब आए जब लोमड़ी भाग गई। क्या हमें बुलाया मालिक? क्या लोमड़ी भाग गई? इस पवन ने तो सच में आपको ठग लिया है मालिक। उस गरीब पवन ने मुझे सच में ठग लिया है, मगर मैं भी उस पवन को सबक सिखाऊंगा। गुस्से में मुखिया बलवंत सिंह और उसके आदमी सुंदर नगर पहुंच गए, लेकिन उन्हें पवन का घर खाली मिला। आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला कि पवन रातों रात घर खाली करके जा चुका है। वह कहाँ गया, किसी को भी नहीं पता था। इस घटना को 2 साल बीत चुके थे,
पवन अपनी माँ के साथ गांव में बस चुका था, जहां उसने नया व्यापार शुरू कर लिया था। इस गांव की एक सुंदर सी लड़की के साथ पवन का खूब धूमधाम से विवाह हो गया। फिर पवन हमेशा की तरह निर्धन, जरूरतमंदों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपने माँ और पत्नी के साथ दिन बिताने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।